हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे हो, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा सीए इंटर अकाउंट की नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए MTP 2। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? MTP 2 कवर करेंगे। अटेम्प्ट कौन सा है सर? नवंबर 23। पेपर कौन सा है? आपका अकाउंट का पेपर है। बेटा मेरी ना आज तबीयत खराब है, तो इस वजह से आपको ना आवाज में कुछ बारीपन लग सकता है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। सर नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी है, अकाउंट की है, एडवांस काउंट की है, और इवन अर्लियर अटेम्प्ट्स के लिए जो आरटीपी है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। MTP 1 अकाउंट की मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। इसके बाद सर आपको एडवांस काउंट की MTP भी मिल जाएंगी, और अर्लियर ईयर्स की जो आरटीपी है, MTP है, उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो अकाउंट के हैं, एडवांस काउंट के हैं, सीए फाइनल FR के हैं, वो सारे के सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। MTP से रिलेटेड एक दो बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो सर देखिए क्या होता है MTP में ना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, चाहे आरटीपी है MTP है, मैं क्वेश्चन एंड आंसर के साथ साथ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता हूं। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और कुछ प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आप उनको नोट कर सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मेरी जो बोलने की स्पीड है बेटा, वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट दे पाऊं। ठीक जी सर, आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है, ये आपका AS2 का है। AS2 ये कहता है कि आप इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV। और फिनिश गुड्स के केस में NRV कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक। AS2 ये कहता है चार कॉस्ट ऐसी हैं जिसे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें क्या करेंगे? आप डायरेक्टली P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। आई मीन टू से सर, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो P&L अकाउंट में चार्ज हो जाएगी। वो चार कॉस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहले कहता साहब एबनॉर्मल लॉस। अगर मान लो कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है मटेरियल का, लेबर का या ओवरहेड का, तो सर आप उसे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे, रेदर उसे क्या करेंगे? P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक। सेकंड सर, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, जर्नल ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है, सर वो कभी भी आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक जी सर। थर्ड, स्टोरेज कॉस्ट। सर हम लोग स्टोरेज कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये फिनिश गुड्स है, ठीक है, ये तीन प्रोसेस से होके गुजरेगा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक। अब प्रोसेस 1 के बाद ना, प्रोसेस 2 में भेजने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम तक इसे स्टोर करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर वो स्टोरेज कॉस्ट सर डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ठीक। फोर्थ आएगा सर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मेरे साथ साथ बोलेंगे सर, इन्वेंट्री की कॉस्ट में चार कॉस्ट कौन कौन सी नहीं आएगी जिसे आप डायरेक्टली P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे? सबसे पहले सर एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, जिसे हम प्यार से एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक। सेकंड सर आपका आएगा स्टोरेज कॉस्ट। हाँ, अगर स्टोरेज कॉस्ट सर प्रोसेस का पार्ट है तो फिर आप उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान के चलेंगे। थर्ड आएगा सर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड, जो आपके रूटीन के खर्चे हैं। और फोर्थ आएगा सर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक जी सर। एक बात और, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा। आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि 10 to 15 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या करेंगे? मिलके क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक। और क्वेश्चन से पहले मैं आपको, या क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन 1 का ए पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के ए के दो पार्ट दे रखे। फर्स्ट पार्ट, इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड, ये बेटर रहता साहब, अप्रोप्रिएट रहता है टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना, सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री।
सर कौन कौन सा आ जाएगा? एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस मतलब एबनॉर्मल लॉस सर, ठीक है। सेकंड आपका आएगा स्टोरेज कॉस्ट सर, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे स्टोरेज कॉस्ट इज प्रोसेस ऑफ दी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। थर्ड आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड, और फोर्थ आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक। चलिए, एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 22। सर एक्स ने क्या किया? 40 लाख की कॉस्ट के गुड्स परचेज किए, ठीक है। टिल मार्च 23 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, ओके। तो आपके पास सर 25% माल बच गया, मतलब सर 10 की कॉस्ट का माल बच गया, ठीक है। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹10 लाख। कंपनी सर क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख पे दिखाना चाहती है। आप क्या बताएंगे सर? आप बताएंगे सबसे पहले एएस का प्रोविजन, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक जी सर। तो यहां पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कॉस्ट कितनी आ गई सर? 10 लाख। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज ₹11 लाख, ठीक है। एंड एक कमीशन है 10% ऑन सेल इज पेबल टू द एजेंट। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितने से आएगा? एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस 10% है ना इसका, 9.9। एडवाइज व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज। सर लोअर ऑफ 2 क्या आएगा? 9.9 लाख आ जाएगा। ये आप सॉल्यूशन रेफर कर लेंगे, ठीक है जी सर। सेकंड क्वेश्चन सर जो आपका है फर्स्ट का भी, ये आपका AS12 गवर्नमेंट ग्रांट का है। सर देखिए, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, तो कंपनी के पास ना 2 अल्टरनेटिव होते हैं। आइदर कंपनी क्या कर सकती है? एडिटिव अप्रोच फॉलो कर सकती है या डिडक्टिव अप्रोच फॉलो कर सकती है। अगर कंपनी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ग्रांट मिलती है और कंपनी एडिटिव अप्रोच फॉलो करती है, तो उसमें क्या करेगी कंपनी? जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना, उसे एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेगी, ठीक है। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को सर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन द रेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करेगी? एमोटाइज कर देगी, ठीक। सेकंड अप्रोच होती है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? असेट की कॉस्ट में से सर जो हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ग्रांट मिली है उसे कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी सर। और जो रिमेनिंग बैलेंस आता है उसको डेप्रिसिएट करते हैं। अब रिफंड के केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर हमने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखी थी, तो पता है AS12 क्या कहता है? AS12 ये कहता है कि जो भी आपके पास बैलेंस आ रहा ना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बेटा मैंने बताया था ना, थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत खराब है, तो बीच में हल्की फुल्की सी 1-2 सेकंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी सर, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो बैलेंस आ रहा है आप उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर उसके कंपैरिजन में आपका अमाउंट ज्यादा रिफंड हुआ है तो उतना अमाउंट आप P&L अकाउंट में लेके जाएंगे एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सर? जिस दिन रिफंड करेंगे, रिफंड के अमाउंट से फिक्स असेट की कॉस्ट को, कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देंगे, एंट्री पास करेंगे फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। और जो रिवाइज अमाउंट आएगा उस पे प्रोस्पेक्टिव बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एडिटिव अप्रोच में एंट्री क्या पास करेंगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट एट कैरिंग अमाउंट टू बैंक अकाउंट। डिफरेंस आप कहां लेके जाएंगे? P&L अकाउंट में एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है जी सर। और डेप्रिसिएशन वगैरह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पढ़िए फर्स्ट का भी। राम लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹80 लाख, यूजफुल लाइफ 4 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू कितने सर? 8 लाख से। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड वाज 32 लाख, ठीक है। द ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर। सर 3rd ईयर के बिगिनिंग में उसका रिफंड कर दिया आपने। सो द जर्नल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट and the value of the fixed set in the 3rd year and the amount of depreciation for the remaining 2 years if the grant had been credited to deferred grant account। देखिए सर, बैलेंस शीट के थ्रू प्रेजेंट करके दिखाता हूं। आपने PPE कितने की परचेज की? सर 80 लाख की, बिल्कुल ठीक है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 32 लाख। सर आपने क्या किया होगा? आपने इसको इसके साथ एडजस्ट ना करके डेफर्ड कर दिया, बिल्कुल ठीक है।
अब आपने क्या किया होगा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 80 पे चार्ज किया होगा, 80 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू सर 8 लाख डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ 4, तो 72 डिवाइड बाई 4। सर आप 18 लाख के हिसाब से पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है जी सर। और आप हर साल क्या करेंगे सर, 8 लाख के डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को एमोटाइज करेंगे, तो 16 लाख का बैलेंस आ जाएगा थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पे, ठीक है। तो जब आप रिफंड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट का, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 16 लाख से टू बैंक अकाउंट 32 लाख से P&L अकाउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बैलेंसिंग फिगर, और डेप्रिसिएशन पे कोई इंपैक्ट आपका नहीं पड़ेगा, ठीक जी सर। ये देखिए, और डेप्रिसिएशन में सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 18 लाख कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। और फिक्स असेट सर अगर आप देखेंगे तो 80 माइनस 18 माइनस 18 44 लाख का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग 2 ईयर्स जो बचे हुए हैं 44 माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 2, 18 लाख पर एनम, ठीक जी सर। क्वेश्चन फर्स्ट का सी सर आपका AS 10 का क्वेश्चन है। AS 10 ये कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कॉस्ट में बेसिकली क्या आएगा, कहता है एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट its present location and condition and to be capable of operating in the manner as intended by the management has been capitalized if such expenditure is necessary। ये ऐसे बोल सकते हैं any necessary expenditure incurred to bring the asset to its present location and condition and operating and to be capable of operating in the manner as intended by the management। सर आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा सर जो खर्चे हैं उसे आप P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है जी सर। पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट। एन एंटरप्राइज ऑपरेट ए मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज। द कंपनी हैज एक्वायर्ड ए न्यू रेस्टोरेंट लोकेटेड एट चंडीगढ़, ठीक है। द न्यू रेस्टोरेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट द रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 months during which the restaurant will be closed. Management has prepared the following budget for this period. Salary of staff engaged in the preparation of restaurant before its opening। सर ये खर्चा आपका नेसेसरी खर्चा नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इवन AS 10 ये भी कहता है कि अगर आपका कोई रेगुलर खर्चा है, ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है, तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो सर ये कैपिटलाइज नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, सर ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर। अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे ना, सोल्यूशन में ना ज्यादा क्लैरिटी दे रखी, तो आप सर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है, कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो नेसेसरी है टू ब्रिंग द एसेट इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड ऑपरेटिंग एंड टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड। तो आप क्या करेंगे, 30 लाख को कैपिटलाइज कर देंगे, 7.5 लाख P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी सर। क्वेश्चन फर्स्ट का डी पढ़ेंगे। State whether the following statement are true or false in the line with the provision of AS1। also give reason for your answer, ठीक। सर्टेन फंड आपने क्या करना, ट्रू और फॉल्स बताना है, और साथ में सर आपने रीजन देना है। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम। नहीं सर ये गलत है, मेरी बात सुना ध्यान से ना सर। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है सर जिसको हम हमेशा मान के चलते हैं। अगर हमने उनको फॉलो कर रखा तो हमें डिस्क्लोजर देने की नीड नहीं होती, लेकिन अगर हमने उनको फॉलो नहीं कर रखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहां पे वो लिखता है दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम। नहीं सर, सर एज्यूम होता है, ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, certain fundamental accounting assumption underlying the preparation and presentation of financial statement, they are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed। disclosure is necessary if they are not followed। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, क्यों, क्योंकि डीम्ड है कि आप उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। if fundamental accounting assumption
आर नॉट फॉलोड इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं सर, आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो फॉल्स, इसका आंसर भी फॉल्स है, ठीक है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी adopted in the preparation and presentation of financial statement should form part of the financial statement। बिल्कुल सर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानी जाती है, उन्हें हमें क्या करना होता है, एक जगह डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। ट्रू, आप रीजन साथ साथ पढ़ते रहेंगे। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज ए मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बिल्कुल ठीक है सर, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से सर जो भी मटेरियल इफेक्ट होता है हमें वो डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन अगर सर हम लोग ना अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक। वेयर द अमाउंट बाई विच द आइटम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाई सच चेंज इज नॉट एसर्टेनेबल, ठीक है। होली और इन पार्ट द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड। नहीं सर, आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, फॉल्स। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। सर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी सर जो है वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सर क्या होती है, चेंज होती रहती है। कोई ऐसी सिंगल लिस्ट नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये लिस्ट है और यही अकाउंटिंग पॉलिसी सब ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगी। नहीं सर, हर ऑर्गेनाइजेशन पे सर अलग पॉलिसी फॉलो, मतलब अलग पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम दूंगा आपको। देखिए क्या होता है, जब भी कंपनी सर डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है तो जो होल्डर होते हैं उन पे क्या इंपैक्ट आएगा। सर होल्डर के पास पहले से इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर था, ठीक है, अब उनके पास क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दो तीन बातें समझने वाली। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो है उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी। सर जितनी कॉस्ट थी जो आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर को चेंज किया उसकी, वही कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। एक बात और, सर जिस दिन आप क्या करेंगे, डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो जो होल्डर है, इन्वेस्टर है, आप उसे सर क्या करेंगे, उस डेट तक का ब्याज पे करेंगे, ठीक जी सर। एक दो बात और मैं आपको बताता हूं, जब भी सर एग्जाम के अंदर ना इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का क्वेश्चन आता है या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन आता है तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज इस बात को नोट कर लें, लिख लें इस बात को ना। आप हमेशा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डायग्राम से ना सर क्वेश्चन में क्लैरिटी आती है। देखिए इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर के केस में हमें मेन फोकस करना होता सर इंटरेस्ट के ऊपर, और इंटरेस्ट का अमाउंट कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक, या ड्यू डेट से लेके नेक्स्ट ड्यू डेट तक, या ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक, ठीक जी सर। जब मैं एक कंपनी के डिवेंचर परचेज करता हूं तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जिस बंदे ने वो डिवेंचर पहले ले रखे थे उसको इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट तक मिला होगा, जी सर। अब अगली ड्यू डेट पे इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। सर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट हो सकती है, एक्स इंटरेस्ट हो सकती है, इसका क्या मतलब है, देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ की ट्रांजैक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर को बेचते तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। अब आपने जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड किया है, क्या वो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड करके डिसाइड किया है, एक्सक्लूड करके डिसाइड किया है, सर इंक्लूड करके डिसाइड किया है, तो कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करते हैं, ठीक। अगर एक्सक्लूड करके डिसाइड किया है तो इसका मतलब वो एक्स इंटरेस्ट है, आप ट्रांजैक्शन अमाउंट को एज इट इज कंसीडर करेंगे, उसमें से सर इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। एक प्यारी सी बात और, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ट्रांजैक्शन आपकी कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, हमेशा क्या मान के चलेंगे सर, ट्रांजैक्शन को एक्स इंटरेस्ट मान के चलेंगे, ठीक है जी सर। चलिए पढ़िए क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। ए लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 April 22 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इन सी लिमिटेड एट ए फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा एट ₹108। सर यहाँ पे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं बोला तो ट्रांजेक्शन को हम एक्स इंटरेस्ट मान के चलेंगे, ठीक है जी सर। ऑन 1 July 22, एक तो अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कब से हो रहा है सर, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी सर। लेकिन जो क्वेश्चन क्लोज हो रहा है सर वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ डायग्राम पे चीजें लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 1 अप्रैल 22, 31 दिसंबर 22, ड्यू डेट एक बार देखेंगे। ये देखिए लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ईच ईयर ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर।
31 मार्च ड्यू डेट 30 सितंबर ड्यू डेट। आइए 1 अप्रैल को 2 लाख की फेस वैल्यू का डिवेंचर आपने क्या किया, परचेज किया, किस रेट से, 108 के हिसाब से, ठीक है जी सर। आगे देखिए 1 जुलाई को सर ए ने क्या किया, अनदर डिवेंचर परचेज किया 1 लाख के, 112 पे, कम इंटरेस्ट है इस बार ना, परचेज 1 लाख के एट द रेट 112 कम इंटरेस्ट, ठीक है जी सर। 1 अक्टूबर को सर उसने क्या किया, 80,000 डिवेंचर बेच दिए 105 के हिसाब से, सेल। ये आपका है 1 अक्टूबर 22, 80,000 के बेच दिए एट द रेट 105 के हिसाब से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, ऑन 1 दिसंबर 22 यहां पे सी लिमिटेड गिव ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सर कन्वर्जन का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ए लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिवेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट। ओके सर 5,000 इक्विटी शेयर दे दिए, किसके बदले में, 25% डिवेंचर हेल्ड के बदले में। आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर एंड इक्विटी शेयर, ये मार्केट प्राइस दे दी, ठीक है, इंटरेस्ट की ड्यू डेट दे दी। सर आपने क्या करना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, चले हाँ जी सर। हालांकि सर एवरेज कॉस्ट बेसिस पे इसने बोल दिया, अदरवाइज हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विद एवरेज लोअर के हिसाब से, ठीक है जी सर। शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा सर, हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आपका डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक, आपका इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा, यही चीज़ें सर क्रेडिट में आ जाएगी। सर टू बैंक अकाउंट 2,16,000 आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ड्यू डेट सर 31 मार्च ही है। चलिए 1 जुलाई को सर आपने 1 लाख डिवेंचर परचेज किए हैं 112 के हिसाब से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, तो 2,000 इंटरेस्ट आ गया, तो 1,10,000 आ जाएगा सर ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। 1,02,000 1,10,000, ठीक है जी सर। ड्यू डेट पे सर आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 3 लाख पे 8% आपका 6 मंथ का 12,000 आ गया बाय बैंक अकाउंट। सर आपने क्या किया 1 अक्टूबर को 80,000 की फेस वैल्यू डिवेंचर 105 के हिसाब से बेच दिए, तो 84,000 आ गया, और प्रॉफिट और लॉस कितने से आएगा, देखिए सर 3,26,000 कॉस्ट है आपके 3 लाख की फेस वैल्यू की, तो 80,000 की कॉस्ट कितनी है सर, 86,933, तो सर आपको लॉस हो गया 2,933 का लॉस हो गया, ठीक है जी सर। आइए अब आपके पास जो डिवेंचर बचेंगे कितनी फेस वैल्यू के बचेंगे सर, 220 की फेस वैल्यू के, ओके, और कॉस्ट कितनी बचेगी उनकी, सर कॉस्ट बचेगी 2,39,067, ठीक जी सर। एक बार चेक कर लें जी सर, 326 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 220, बिल्कुल ठीक है। आइए अब आपने क्या किया, 25% डिवेंचर चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, तो 55,000 की तो फेस वैल्यू आ गई, ठीक है। कॉस्ट कितनी आएगी सर,
सर कोस्ट आएगी आपका 59767 और अक्टूबर नवंबर 2 महीने का सर इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा फेस वैल्यू पे। ये देखिए ये कोस्ट आ गई, ठीक जी सर। और 55,000 पे 2 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 733। चलिए हाँ जी सर। अब क्लोजिंग बैलेंस सर आपका 165 फेस वैल्यू है, कोस्ट आएगी 179,300 और इंटरेस्ट आएगा सर 3,300 एग्रीड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है सर। इसको आप कोस्ट वैल्यू कर देंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर तो इसकी कोस्ट यही आ जाएगी और वैसे भी ये मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कम ही आ रहा है, ठीक है। 75,000 मार्केट प्राइस आएगी। ये देखिए सर कोस्ट वैल्यू करेंगे, क्वेश्चन ने कोस्ट पे बोल रखा है। चले जी सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का बी। पढ़िए क्वेश्चन, फिर मिलके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस क्लेम के केस में जो आपका लॉस ऑफ स्टॉक होता है सर, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जीपी रेशो कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर जीपी रेशो दे रखा साहब तो फिर हम लोग उसी जीपी रेशो को कंसिडर करते हैं, सब्जेक्ट टू अगर कोई भी उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज इन ट्रेंड है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं साहब, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर निकालते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कब से कब तक का, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ हायर तक का, ठीक जी सर। सर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर में से हम क्या करेंगे, सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। फिर फाइनल क्लेम कैसे निकलेगा, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट अगर दे रखी है तो एवरेज क्लोज लग जाएगा, डिवाइड बाय सर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर, ठीक। सर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे फिक्स असेट का क्लेम भी मांगा है, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। सर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स असेट का जो क्लेम होता है, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस स्क्रैप वैल्यू से के बेस पर सर हम क्लेम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी सर। ए फायर engulfed the premises of a business of Messrs. Preet on the morning of 1st July 23, ठीक है। The building, equipment and stock were destroyed and the salvage record the following. बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टॉक, सर ये कोस्ट दे दी, कोस्ट लिखी ना। द बिल्डिंग, इक्विपमेंट, स्टॉक वर डेस्ट्रॉयड एंड द सैलवेज रिकॉर्ड द फॉलोइंग। अच्छा सैलवेज वैल्यू दे दी, सॉरी कोस्ट नहीं, सैलवेज वैल्यू दे दी बिल्डिंग की, इक्विपमेंट की और स्टॉक की, ठीक है। कैरिंग अमाउंट माइनस सैलवेज वैल्यू करके हम क्लेम निकाल लेंगे, ठीक। द फॉलोइंग अदर इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव्ड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून, ठीक है। ये सर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन में। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड आफ्टर 31 दिसंबर 22, ओके। ये 31 दिसंबर 22 तक का डेप्रिसिएशन दे दिया है। और सैलवेज वैल्यू में सर देखना स्टॉक की सैलवेज वैल्यू दे रखी, ठीक है। द लेटेस्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% पर एनम ऑन बिल्डिंग एंड 15% ऑन इक्विपमेंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। सर बिल्डिंग पे आपका 5% है और इक्विपमेंट पे 15% है, एसएलएम के बेस पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट के बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली बिजनेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द नेट सेल, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर सबमिशन ऑफ द टू द इंश्योरेंस कंपनी। आइए सबसे पहले बात करते साहब क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक की। क्या क्वेश्चन जीपी रेशो दे रखा, यस सर जीपी रेशो दे रखा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ हायर, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने से आएगा, ये आपको सर आग लगी है 1 जुलाई को, इन्फॉर्मेशन दे रखी 31 दिसंबर तक, ठीक। तो ये ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। ये सेल लेस रिटर्न आ जाएगी, परचेज लेस रिटर्न आ जाएगी, कैरीज इनवर्ट और वेजेज आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही आएंगे। और जो सेल है 11,10,000 आपकी नेट सेल आ गई, इनटू सर क्या करेंगे, एक सेकेंड, इनटू सर जीपी रेशो आपका 25%, 277,500 सर आपका जीपी आ जाएगा, ये देखिए। और बैलेंस सर जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक। 20 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, माइनस सैलवेज वैल्यू सर कितने से है, 20,000 से, तो 260 का सर क्या आएगा आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, ठीक है जी सर। सर ये असेट की कॉस्ट दे रखी है, ये डेप्रिसिएशन दे रखा है 31 दिसंबर तक का, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी सर, एसएलएम के हिसाब से कॉस्ट पे।
क्योंकि SLM कोस्ट पे लगता है ना। हाँ जी सर, 375 इंटू 5%, 9375, और इक्विपमेंट पे आएगा सर 75,000 इंटू 15,000, 5625। तो कॉस्ट माइनस ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस ये वाला डेप्रिसिएशन, बैलेंस सर आपका क्लेम आ जाएगा। ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन आ गई, ये आपका कॉस्ट आ गई, ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, बल्कि मैं सोल्व करा देता हूँ। 375 माइनस 125 माइनस 9375, 240,625 बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, माइनस सर सैलरी वैल्यू कितने से, 4,000 से, 236,625। ऐसे सर हम लोग क्या करेंगे, इक्विपमेंट का क्लेम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, स्टॉक का क्लेम अपनी बात होगी थी, ये वाला अमाउंट आ जाएगा। एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पढ़ेंगे। एक बार आप पढ़िए। ये क्वेश्चन आपका कैश प्राइस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। कैश प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100। एक बात का ध्यान रखेंगे सर, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट से ना। और एक प्यारी सी बात और सर, जो भी यहाँ पे पी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा वो क्यूमुलेटिव अमाउंट आएगा, उसमें क्या करें, डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे तो कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी सर। A acquired on 1st January 23 a machine under hire purchase agreement which provide for 5 half yearly installment of 6,000 each. ठीक है, the first installment being due on 1st July 23। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट सर आपकी 1st July 23 को ड्यू हुई है। Assuming that the applicable rate of interest is 10% per annum, calculate cash value of the machine। ये देखिए सर, 1st July 23 और इसके बीच में सर 6 मंथ का गैप है। ठीक है, और 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, तो 6,000 लास्ट के इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 डिवाइड बाई 1.05, 10% रेट पर एनम है, तो 6 मंथ का रेट सर 5% आ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 डिवाइड बाई 1.05, 5714, ये आपका P5 आ गया, P4 एंड P5, 5714, 11156, 16339, divided by 1.05, so 21276, P1, P2, P3, P4 and P5, 6,000 plus 21276, सर ये आ गया आपका 2597 से। कोई डाउन पेमेंट है नहीं सर। चलिए, तो कैश प्राइस आएगा 25,977। क्वेश्चन थर्ड का ए पढ़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड का ए आपका फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, और फॉरेन ब्रांच में नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा साहब, जो भी एडजस्टमेंट होगी ब्रांच की ना, उसे ब्रांच के ट्रायल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और फिर ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो सर उस केस में जो कन्वर्जन के रूल है वो क्या है, आपकी जितनी असेट और लायबिलिटी है क्लोजिंग रेट पे, इंक्लूडिंग फिक्स असेट,
आपके जितने एक्सपेंसेस और इनकम है सर एवरेज रेट पे, और जो ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस और ब्रांच हुई है सर एज पर एचओ रिकॉर्ड। ठीक जी सर। सर मून स्टार की एक ब्रांच है यूएसए के अंदर, और जो ब्रांच है वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। एक बात और सर, जब आप ना फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे ना, और उसमें जो डिफरेंस आएगा, अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो डिफरेंस सर पीएनएल अकाउंट में जाएगा ब्रांच की, अगर नॉन इंटीग्रल है तो सर उस केस में हम उसे कैपिटलाइज करेंगे, ब्रांच के बैलेंस शीट में लेके जाएंगे एज ए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक है जी सर। ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। अच्छा, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज एट 31 दिसंबर 23 इज एज फॉलोज। ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, एचओ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, सैलरी, कैरिज इनवर्ड, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, एचओ अकाउंट, डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, कैश एट बैंक आ गया, कैश इन हैंड आ गया। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दी, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सैलरी का खर्चा बुक करेंगे। तो सैलरी में सर क्या करेंगे, 400 ऐड कर देंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाएगी 400 से। डेप्रिशिएट करेंगे सर ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर्स को 10% WDV के हिसाब से, मतलब जो बैलेंस दे रखा हमें ना। ठीक है। द हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर 15,80,000, सर इसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। द हेड ऑफिस सो एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच, इसके अगेंस्ट बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। देयर वर नो ट्रांजिट आइटम आइदर एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द ईयर, सर ट्रांजिट कोई भी आइटम नहीं है। ऑन अप्रैल 1st 21 when the fixed rate were purchased the rate of exchange was 43 to $1। सर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो फॉरेन ऑपरेशन है वो नॉन इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता तो हम लोग क्या करते, फिक्स असेट को ना 43 के हिसाब से कन्वर्ट करते। ठीक, आगे। ऑन 1st April 22 द रेट वाज 47 पर डॉलर, सर ओपनिंग रेट 47 का है, क्लोजिंग रेट सर आपका 50 का, एवरेज रेट सर आपका 45 है। आइए आगे बढ़ते हैं। Prepared trial balance incorporating adjustment given converting dollar into rupee and trading and P&L account for the year ended of the branch as would appear in the books of the Moonstar for the purpose of incorporating in the main balance sheet। ठीक है सर, आपसे ट्रायल का कन्वर्जन मांगा है जिसमें आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है, और साथ में सर क्या मांगा है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मांगा है, बैलेंस शीट नहीं मांगी। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन 4800 आ गया, तो ये बैलेंस आपका 43,200 आ गया। फर्नीचर एंड फिक्चर सर आपका कितने, किस रेट से सेम है उस पर डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 320 और 2880 ओपनिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, और सर सैलरी की एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी। ठीक है, आइए अब कन्वर्ट करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स और इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है नॉन इंटीग्रल के केस में सर क्लोजिंग रेट पे आएगा। ये देखिए चारों आइटम क्लोजिंग रेट पे आ गए। ठीक है जी सर। सर ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग रेट पे दैट इज गिवन 47, ये देखिए। आइए परचेज सेल सर एवरेज रेट पे, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस सर इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है 15,80,000। सैलरी में सर 400 ऐड कर देंगे और एवरेज रेट से आ जाएगा 3600, ये देखिए। और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेट से आएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये देखिए ये क्लोजिंग रेट से और ये सर आपका एवरेज रेट से। ठीक है, इसके बाद सर आपका आ गया कैरिज इनवर्ड, रेंट, रेट एंड टैक्सेज, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएंगे सर आपके एवरेज रेट पे। यहाँ तक ये ट्रायल है, इसके बाद का ट्रायल ये यहाँ पे दे रखा, रेंट, रेट एंड टैक्सेज, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, और एक और कौन सा था, कैरिज इनवर्ड, ये रहा, सब एवरेज रेट पे आ गए। ठीक है जी सर। हेड ऑफिस का अकाउंट सर आपको बैलेंस दे रखा है,
सन्ड्री, डेटर, क्रेडिटर, कैसेट बैंक और कैश इन हैंड, सर ये सब आ जाएंगे आपके क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। और अब जो भी डिफरेंस आएगा सर यहाँ पे, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आ जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, FCTR में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन में सर आपसे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और मांग रखा ब्रांच का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास ट्रायल है इसको बेस लेके सर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। एक बात और, अगर ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होती ब्रांच, तो फिर ये एक्सचेंज गेन और लॉस सर आपका कहाँ आता, P&L अकाउंट पे आता, ठीक है जी सर। आइए सर, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन सर P&L में आ जाएगा। अब हम रुपीज में लिखेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन सर आपका P&L में आ जाएगा। एक बात और सर, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसे आप क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक 21,500 और क्लोजिंग रेट सर कितना अपना, सर 45 तो एवरेज रेट है, 50 है क्लोजिंग रेट। $10,75,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा 10,75,000, ठीक है जी सर। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, सेल आ गई, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, सर खर्चा आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड सर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए, ये सारे खर्चे आ गए सर, डेप्रिसिएशन आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। प्लीज़ ध्यान देना, आपका जो एक्सचेंज गेन है ये आपका कैपिटल नेचर का माना जाता है इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो ये एक्सचेंज गेन और लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी सर। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थर्ड का भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको एक वे बताऊंगा जिस वे के तहत आपने क्या करना है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन करना है, सो दैट एग्जाम में आप गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में बच्चा क्यों गलती करता है इस चैप्टर के अंदर ना, और इस चैप्टर को इस वजह से टफ भी माना जाता है। मैं आपको बता दूं, सबसे आसान चैप्टर है और इस चैप्टर में सर गलती हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक वे बताऊंगा, बस आपने वो वे फॉलो करना है। पढ़िए जल्दी से। पहले मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट ना इस चैप्टर में गलती क्या करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर एक लिस्ट बना लेते हैं कि पहले ये लेजर कंप्लीट होगा, फिर ये लेजर कंप्लीट होगा, फिर ये लेजर कंप्लीट होगा, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर थोड़ी सी भी चेंज होकर आ गई ना, तो वो प्रोसीजर पिट जाता है और गलती हो जाती है। इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। मैं आपको जो वे बताऊंगा ना, आपने वो फॉलो करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल वे है। सबसे पहले सर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फॉर्मेट बना लीजिए, फिर उसके बाद चेक कीजिए कि क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी, अगर यस तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो सर आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक। सेकंड, चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन में कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा है, अगर हाँ तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो सर कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट नहीं बनाना, सिर्फ फॉर्मेट बना के रखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मेट बनाना, ठीक है जी सर। कैश एंड बैंक अकाउंट आपका कंबाइंड बनेगा या अलग अलग बनेगा, इट विल टोटली डिपेंड कि क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है। अगर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन सर कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शनों की अलग दे रखी तो अलग अकाउंट बनेगा, अदरवाइज कंबाइंड अकाउंट बन जाएगा, ठीक जी सर। एक बात को ध्यान रखेंगे सर, जब आप ना कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएं, अगर आपने अलग बनाना है तो मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप अलग अलग अकाउंट बना लीजिए। कई स्टूडेंट उसको कोलमनर फॉर्म में बनाते हैं, हालांकि कोलमनर फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन सर गलती के चांस रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्रांजैक्शन हमें बैंक में लिखनी हमने कैश में ना लिख दिया, कैश में लिखनी बैंक में ना लिख दियो, इसलिए आप अकाउंट अलग बनाएं, ठीक जी सर। अब आपने वे क्या फॉलो करना है, पहला वे, स्टेप नंबर 1, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ फॉर्मेट बना दीजिए उसके हिसाब से। स्टेप नंबर 2, सर वर्किंग नोट में तो ओपनिंग बैलेंस शीट या कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा, या अगर वो दे रखे हैं तो सर फिर स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 पता क्या कहता है, आपने क्या करना है सर, क्वेश्चन में ना जो इंफॉर्मेशन दे रखी पहली इंफॉर्मेशन से लग जाना है। अगर उस रेलिवेंट आइटम या इंफॉर्मेशन के अलावा क्वेश्चन ने कुछ और इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रखी है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सर लेजर बनाएंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज सर डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। बन गई बात।
सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि जिस वे से क्वेश्चन दे रखा उसी वे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सेकंड बात, सर कोई भी आइटम आप ना मिस नहीं करेंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को सर जो वे मैंने आपको बताया उस वे के हिसाब से करा रहा हूं, ठीक। अर्चना एंटरप्राइजेस मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 22 was as follows: furniture and fixture stock, debtor, prepaid insurance, cash and bank, outstanding expenses, trade creditor, आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक। द फॉलोइंग वाज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक बुक। सर कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा है या सिर्फ समरी दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से टैली हो रहा है जी सर, और आपका टोटल टैली हो गया, मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट भी दे दिया। तो क्वेश्चन में सर हम ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ना ही सर कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर एंड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर अमाउंटेड टू दिस वन। डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 वाज पेड, प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फर्नीचर एंड फिक्सचर वर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15%। आपको सर क्लोजिंग बैलेंस दे दिए, जीपी का रेट 10% दे दिया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 23 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, पहले ना फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, ठीक। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहली इन्फॉर्मेशन सर फर्नीचर एंड फिक्सर्स की है 150, ठीक है, और इसके अगेंस्ट सर 15% डेप्रिसिएशन है, तो 150 इंटू 15% 22,500 सर आप क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये देखिए फर्नीचर एंड फिक्सर सर जो बैलेंस है 127,500 उसे आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन है स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे दी। देखिए जब भी क्वेश्चन में सर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है पहले स्टॉक, डेटर या क्रेडिटर की, आप 3 लेजर एक साथ बनाएंगे, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर, क्योंकि सर ये लेजर इंटरलिंक होते हैं। और हाँ अगर क्वेश्चन में बीआर और बीपी की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है तो फिर आप 5 लेजर एक साथ बनाएंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में सर ये तीनों लेजर आपको बनवाऊंगा, खुद से बनवाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग है 9,15,000 से, डेटर अकाउंट 3,12,000 से, क्रेडिटर अकाउंट 757 या 17,57,500। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर, इन तीनों लेजर से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बच्चे कई बार यहां पे क्या गलती करते हैं सर, जैसे मैं एक बार बता रहा हूं, यहां कैश सेल आई, ठीक है, रिसीट फ्रॉम डेटर आया, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर आया, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस पेड, इसका ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे। सर आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने क्या करना सर, इन तीनों से रिलेटेड जो आइटम है उसी को ट्रीट करना है। जब ये तीनों लेजर कंप्लीट हो जाएंगे सर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैश सेल दे दी सर, कैश सेल कहाँ जाएगी, एक तो कैश एंड बैंक में आ गई, एक सर आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्कुल सर। और सर जब आपने सेल की होगी तो आपका स्टॉक कम हुआ होगा, सर बिल्कुल स्टॉक कम हुआ होगा। स्टॉक किस पे कम हुआ होगा सर, कॉस्ट पे कम हुआ होगा, ठीक है जी सर। और जीपी रेशियो आपकी 10% है, तो 110,70,000 माइनस 10%, सर 99,63,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। एक काम और करेंगे, क्वेश्चन में ना आपको डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एक बार वो और लिख लेंगे, ठीक है जी सर। कितने से आएगा सर, 975 343, और क्रेडिटर का दे रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दे रखा, तो एक बार ये दो बैलेंस लिख लेते हैं।
975, एक सेकेंड, और डेटर का है 3,43,000। चले जी सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अभी बात नहीं करेंगे, ठीक जी सर। रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड डेटर, अगर आपको डेटर से पैसा मिला है तो आप क्या करेंगे? सर डेटर से अगर पैसा मिला है तो हम लोग डेटर को कम कर देंगे और एक कैश बढ़ा देंगे। सर कैश बढ़ाने की नीड नहीं है क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है जी सर। पेमेंट टू क्रेडिटर 124,83,000। सन्ड्री एक्सपेंस पेड, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। ड्रॉइंग्स, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर, सर हमने डेटर को डिस्काउंट दे दिया 54,000 से, तो 54,000 से सर अपना खर्चा भी हो जाएगा। चलिए पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। 42,500 का सर हमें डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से, इनकम बन जाएगी। चले जी सर, और कोई इन्फॉर्मेशन? सर ये हो चुकी है इन्फॉर्मेशन पूरी, और इन तीनों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख ली है, जीपी रेशो वाली बात हमने कंसीडर कर ली, ठीक। आइए क्लोज करते हैं। देखिए स्टॉक में परचेज भी गायब है, ठीक है। आपका कॉस्ट ऑफ सेल ऑन क्रेडिट आइटम भी गायब है, वेट करना पड़ेगा। डेटर में सर ओपनिंग आ गया जी सर, क्लोजिंग आ गया, कलेक्शन आ गया, डिस्काउंट आ गया, तो सर क्रेडिट सेल गायब है। जिस भी लेजर में एक बैलेंस गायब होगा हम पहले उसे क्लोज कर लेंगे, और एक से ज्यादा बैलेंस है तो फिर वेट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सर 28 लाख आपका 60,000 क्रेडिट सेल होगी, 28,60,000 क्रेडिट सेल होगी, ठीक है जी सर। सेल कंप्लीट जी सर। अब जब हमने माल बेचा होगा तो इसकी कॉस्ट कितनी कम हुई होगी? सर 90% पे इसकी कॉस्ट कम हुई होगी, 25,74। 1,25,97,000 की परचेज आ गई, ठीक जी सर। 1,25,97,000 की परचेज आ गई। सर क्रेडिट का बैलेंस आ गया आपका 8,29,000। आइए पोस्टिंग करते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। डेटर सर बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि सेल हमने दिखाई दी थी। क्रेडिटर सर बैलेंस शीट में बैलेंस आ जाएगा। डेटर, स्टॉक और क्रेडिट ये अकाउंट हमने बना लिए हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक सेकेंड, ये रहा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेज, ठीक है जी सर। परचेज ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट में तीनों बैलेंस आ जाएंगे, स्टॉक, डेटर और आपका क्रेडिटर, ठीक। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस दे दिया कितने से? सर 3,000 से, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें बोला है आपने एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 का पे कर दिया 1 अगस्त को, ओके। तो ये 9,000 सर कहाँ पे है? सर ये 9,000 जो अपने हैं अगर आप देखेंगे तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड में है, तो बैलेंस एक्सपेंडिचर कितने से आएगा? 931,050 888, एक सेकेंड, 9,000 है ना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद कुछ लिखने में। 9,000 922,050, ये वो पेमेंट है जो आपकी अदर देन इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक का पे किया है। 31 मार्च को आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का आपने एडवांस में पे कर दिया। तो
इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 9,000 से, जी सर 9,000 इंटू 4/12 3,000, तो 9,000 का खर्चा आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी सर, चलिए एक साथ पोस्टिंग करा दूंगा इसकी। ठीक है, कैसेट बैंक सर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट में 190,950। कैपिटल सर, कैपिटल आएगा अपना बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 67,500 दे रखा है ओपनिंग। ठीक है जी सर, क्लोजिंग दे रखा है सर 55,200 से। पेमेंट दे दी सर आपको 922,050। प्लस 55,200 माइनस 67,500 सर 909,750 का खर्चा आ जाएगा, प्लस 9,000 सर इंश्योरेंस वाले वो अलग से आ जाएंगे। ठीक है, आइए पोस्टिंग करते हैं सर। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। और P&L में सर आपका एक्सपेंसेस आएगा, इन्होंने कंबाइन करके दिखा दिया है 909,750 प्लस 9,000। ठीक है जी सर, आइए डेप्रिसिएशन अपना ठीक हो गया था, बैलेंस शीट की सारी ऑटोमेटिक होगी आपका। सर कैश एंड बैंक बुक में ड्राइंग्स बच गई 360, कैश एंड बैंक में ड्राइंग्स जो पे की है आपने वो आप कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है सर। सर इसके बाद कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमने दिखा दिया था, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। चलिए आपका P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप कहाँ लेके जाएंगे सर, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया, इसे आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट आपकी टैली होगी। ठीक जी सर, अब ये देखिए बड़ा सिंपल सा हमने प्रोसीजर फॉलो किया और जो आइटम जैसे जैसे आती गई उसे ट्रीट करते गए सर। गलती का मतलब ही नहीं, क्योंकि कोई भी आइटम मिस नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन फोर्थ का ये पार्ट पढ़ेंगे। एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी जीपी रेशो का रोल आएगा ना तो नॉर्मल सेल प्राइस पे ही लगता है जीपी रेशो। ठीक है जी सर, एक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट A, B एंड C। ठीक है, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर एक तो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है, और डिपार्टमेंट का रिजल्ट निकालना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ जीपी। नॉर्मल जीपी में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो सर आपका एक्चुअल जीपी आ जाता है। ठीक है, स्टॉक परचेज, एक्चुअल सेल, जीपी और नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये जीपी रेशो दे दिया आपको। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22, certain items were sold at discount and these discount were reflected in the value of the sale shown above. The items sold at discount were, सर नॉर्मली अगर एक माल आपका 10,000 का बिकना था तो एक्चुअल में सर वो 7,500 का बिका है, तो 2,500 का डिस्काउंट आ गया, 600 का डिस्काउंट आ गया, 400 का डिस्काउंट आ गया। ठीक, आइए सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सर, आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस आपका परचेज माइनस सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है जी सर, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होगा सर, सेल माइनस जीपी रेशो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये सेल दे रखी है सर, ये एक्चुअल सेल दे रखी है और एक्चुअल सेल पे सर जीपी रेशो नहीं लगता, जीपी रेशो लगता है हमेशा नॉर्मल सेल पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, इसमें डिस्काउंट का अमाउंट ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लिया, फिर नॉर्मल सेल कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल सेल सर आपकी आएगी 172,500 प्लस 2,500, 175, 159,400 प्लस 600, 160, 74,600 प्लस 400 सर 75,000। ठीक जी सर, आइए अब जीपी रेशो कितनी है सर, 20%, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 175 माइनस
20%, 140, 160 माइनस 25%, 120, 75,000 का माइनस 1/3 आएगा सर, ये आ जाएगा 50,000। ठीक, आइए स्टॉक निकालते हैं। 24,000 ओपनिंग स्टॉक है, 146,000 की परचेज है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक सर आपका 30,000 का आ जाएगा। चले जी सर, 36,000 प्लस 1,24,000 माइनस 120, 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 12,000 प्लस 48,000 माइनस 50,000, 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक। आइए मैं टिक करा देता हूँ। 30,000, 40,000, 10,000। ठीक, आगे क्वेश्चन ने बोला सर आपने क्या करना है सर, डिपार्टमेंट का रिजल्ट निकालना है। डिपार्टमेंट का रिजल्ट सर या तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस मतलब बाई एक्चुअल सेल बाई क्लोजिंग स्टॉक, आपका जीपी का अमाउंट आ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, नॉर्मल जीपी में से आप डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक है, मैं दोनों वे से करा देता हूँ। नॉर्मल जीपी कितनी आएगी, देखिए ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल जीपी आएगी 35,000, 40,000 और आपका 25,000। अब इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, 2500 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा सर आपका 32,500, 39 आपका 600 डिस्काउंट 400 और 24,600। देखिए 32,500, 39,400 और 24,600। ठीक, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक्चुअल सेल कितनी है सर 1,72500 प्लस सर आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 30,000। ये क्रेडिट साइड होगी ट्रेडिंग अकाउंट की, हाँ जी सर। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज 170,500 प्लस 30,000 माइनस 24,000 माइनस 1,46,000, 32,500 जीपी। ऐसे डिपार्टमेंट बी और सी का निकल जाएगा। ठीक है जी सर, चलिए फोर्थ का बी पढ़ेंगे। एस लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी। देखिए बेटा, डिवेंचर के केस में ना, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी भी है तो भी उसे क्या करना पड़ेगा सर, डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो उसे पे करना है। ठीक है, recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debenture issued 2 लाख है, फेस वैल्यू सर एंड इशू प्राइस आपका 100 है। ठीक जी सर, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60% है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, 40% जो इसका 40% आएगा, कितना आएगा 80 लाख, उसके 15% के बराबर सर आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी। डीआरआर से एग्जाम्प्ट है क्योंकि लिस्टेड कंपनी। ठीक, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई है, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून है। एक बार मैं इस लाइन को भी पढ़ूंगा, इससे पहले एक बात बता देता हूं आपको सर, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से पे करते हैं। ठीक है जी सर, पढ़िए भी पॉइंट एक बार। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60% है, डेट ऑफ कन्वर्जन कितना सर, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। ध्यान देना, ये जो 6 मंथ है ना, इसने क्लोजर ऑफ इशू से बोला है। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट सर आपका 1 मई है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आप क्या करेंगे सर, इसे अक्टूबर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 60% होगा। ठीक है जी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर, अच्छा डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून होगी, यहां से सर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन सर 60 के हिसाब से। ठीक है जी सर। अंडरराइटिंग कमीशन 2%। देखिए सर, कंपनी जब भी पब्लिक इशू निकालती है तो कंपनी को अंडरराइटर अपॉइंट करना होता है। अंडरराइटर सर क्या करता है, अगर पब्लिक ने पब्लिक इशू के अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो जितना शॉर्ट सब्सक्रिप्शन है उसे अंडरराइटर सर क्या करेगा सर, सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है जी सर। अंडरराइटर का जो कमीशन होता है सर, हमेशा वो ग्रोस लायबिलिटी के बेस पे होता है, आई मीन टू से पब्लिक इशू के बेस पे होता है। ठीक है,
नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000, इसका मतलब 50,000 सर जो आपके डिवेंचर है हम अंडर राइटर से सर पैसा मांगेंगे, ठीक। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ठीक है। राइट रेलिवेंट जर्नल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्री, ठीक। जी सर, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर क्या करेंगे, आप सर एप्लीकेशन का पैसा मंगाएंगे कब, 1 मई को। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए सर पब्लिक ने अप्लाई किया है इनटू 100, सर आपका 1,50,00,000 आ गया, ठीक है। जी सर, उसके बाद क्या करेंगे सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,00,000 अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब अंडर राइटर से हम क्या करेंगे सर, डिमांड करेंगे कितने से, कितने डिवेंचर के बदले में सर, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन के बदले में जो कि 50,000 है, तो 50,000 इंटू सर आपका 100, आपका 50,00,000 आ गया। 2 आएगा 15% डिवेंचर 2 करोड़ से, ठीक है। जी सर, ये एंट्री हम कब पास करेंगे सर, 1 जून को, अलॉटमेंट एंट्री, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर को कमीशन पे करना पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट सर 2 करोड़ का, क्योंकि ग्रोस लायबिलिटी पे सर कमीशन जाता है, 2% सर आपका 4 लाख आ गया, ठीक। फिर हम अंडरराइटर से पेमेंट मंगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, कितने से, 50 लाख माइनस 4 लाख 46 लाख। आइए मैं एक बार इतनी एंट्री टिक करा देता हूँ। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन अंडरराइटर टू डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, बैंक टू अंडरराइटर, ठीक है। जी सर, 1 जून को सर हम लोग क्या करेंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करेंगे, जो कि आपका 2 करोड़ के 40% के, क्योंकि 2 करोड़ का सर डिवेंचर इशू हुआ है। जी सर, 15% के बराबर, 2 करोड़ के 40% के 15% के बराबर सर डीआरआर मेंटेन करनी पड़ेगी। डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख से आ गया, ठीक। जी सर, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ का सर, 2 करोड़ पे 15% 4 मंथ का सर, ये आपका 10 लाख आ गया डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ठीक। सर 31 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे सर, कन्वर्ट कर देंगे 60% डिवेंचर, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट सर 1 करोड़ 20 लाख टू डिवेंचर होल्डर 1 करोड़ 20 लाख, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख टू डिवेंचर अकाउंट की जगह सर टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट आएगा 1 करोड़ 20 लाख, 60 का एक शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, तो आपका 1 करोड़ 20 लाख, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका आ जाएगा 20 लाख से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 करोड़ से आ जाएगा, ठीक है। जी सर, अब हम क्या करेंगे सर, ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करेंगे, हालांकि डिवेंचर इंटरेस्ट को लेके मेरा अपना एक व्यू है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। फिर आपको बताऊंगा कि आपने एग्जाम में कौन सा व्यू फॉलो करना है। देखिए सर, यहाँ पे 31 अक्टूबर तक आपके 1 करोड़ 20 लाख के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट इसके ऊपर निकलेगा, और 80 लाख पे सर आप क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 80 लाख पे 6 मंथ का आ गया, और 1 करोड़ 20 लाख पे 1 मंथ का इंटरेस्ट आ गया, 750 इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट। सर जनरली क्या होता है, जब डिवेंचर को कन्वर्ट करती है ना कंपनी, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ही वो क्या करती है सर, इंटरेस्ट पे कर देती है। तो अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे जो 1 करोड़ 20 लाख पे 1 मंथ का इंटरेस्ट है ना, आप उसे 31 अक्टूबर को पे कर सकते हैं, और बैलेंस 6 लाख यहाँ पे कर सकते हैं। 1,50,000 सर आप इंटरेस्ट कब पे करेंगे, 31 अक्टूबर को। ये एक अल्टरनेटिव बन सकता है, लेकिन आपने एग्जाम में क्या करना है सर, इंस्टीट्यूट के जितने पब्लिकेशन है ना, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल है, आरटीपी है, एमटीपी है, सजेस्टेड आंसर है, हर जगह सर सेम ट्रीटमेंट दे रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। आई मीन टू से लॉजिकली यहाँ पे एक अल्टरनेटिव आंसर बन सकता है, लेकिन हम तब भी सर क्या करेंगे, इसी आंसर को फॉलो करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पढ़ेंगे। M Limited give the following information as at 31st March 23. On 1st April 23, the company has made final call at to each on 2,70,000 equity share. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 540 से 1 अप्रैल को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट सर 540 से, ठीक है, 20 अप्रैल को। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल, क्योंकि कॉल मनी से 20 अप्रैल को मिली है। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 270 शेयर फुली पेड अप बन गए, हाँ जी सर, 4 के बदले में 1 बोनस शेयर दिया है,
तो 67,500 हमने बोनस शेयर दे दिया, एक 10 का है, 6,75,000 बोनस शेयर आ जाएगा। अब 675 में सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CRR यूज करेंगे 120, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रियलाइज्ड इन कैश, फिर जनरल रिजर्व 360 और बैलेंस 120 सर क्या करेंगे, P&L अकाउंट यूज कर लेंगे। हम एंट्री पास करेंगे सर, CRR अकाउंट डेबिट 120 से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,000 से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सर 360 से, P&L अकाउंट डेबिट सर आपका 120 से, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 675 से। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन 5 का ए पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन है। एग्जाम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आता ना, वो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन आता है। और मैं आपको आज ना इस क्वेश्चन के थ्रू एक प्रोसीजर बताऊंगा जो आपने फॉलो करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर कितने नोट बनेंगे, और फिर हमें पहले नोट बनाने चाहिए, पहले फॉर्मेट बनाना चाहिए, हमें पहले क्या करना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ना पूरा प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट का। देखिए सर, बैलेंस शीट एज एट बनती है, तो बैलेंस शीट एज एट, ठीक सर। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आएगा सर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड पॉइंट आएगा सर आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सर। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में पहला पॉइंट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद आएगा सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसके बाद सर आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक। उसके बाद करंट लायबिलिटी आएगी। करंट लायबिलिटी में सर पहला पॉइंट जो आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, फिर ट्रेड पेबल आएगा, फिर अदर करंट लायबिलिटी आएगी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, ठीक। उसके बाद असेट साइड आ जाएगी। असेट में सर आपका नॉन करंट असेट आएगी। नॉन करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, ए पॉइंट, ठीक। इसके अंदर सर 4 आइटम आएंगी। पहली आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल आइटम, मतलब इंटेंजिबल असेट, सॉरी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट। उसके बाद सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद सर आपका डेफर्ड टैक्स असेट आएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज आएगा। उसके बाद सर अदर नॉन करंट असेट आएगा, ठीक। उसके बाद करंट असेट आ जाएगी। करंट असेट में पहला क्या आएगा सर, पहला आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर सर आपका ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज। उसके बाद सर आएगा आपका अदर करंट असेट, ठीक जी सर। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं जो हमें फॉलो करना है। सर पहला स्टेप अपना होना चाहिए, हमें क्वेश्चन कंप्लीटली एक बार में पढ़ना चाहिए, मतलब एक बार पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए सर, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है तो बैलेंस शीट, और P&L की रिक्वायरमेंट है तो P&L, और दोनों की रिक्वायरमेंट है तो बैलेंस शीट P&L का सर हमें पहले सर स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद सर, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, हमें क्या करना चाहिए सब, रिस्पेक्टिव नोट बनाने चाहिए। अब नोट किस किस का बनेगा, कोई भी ऐसी आइटम सर जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसका नोट बनेगा। सर अगर कोई आइटम एक बार आ रही है लेकिन उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है उसका नोट बनेगा। सर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल का हमेशा नोट बना के आइए, और इवन आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बना के आइए, और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी सर हमारी स्टडी मेट क्या करती है, नोट बनाती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, तो हम उसका नोट बना लेंगे, ठीक है जी सर। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टेप 1 पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेप 2 सर बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट बनाएंगे, स्टेप नंबर 3 सर हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, रिस्पेक्टिव नोट बनाएंगे, ठीक। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, पहली आइटम से लग जाएंगे और जो आइटम जहां जाएगी सर उसे ट्रीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टेप 1 के तहत। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज एट 31 March 23 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेहर लिमिटेड, ठीक। टर्म लोन दे दिया सर, टर्म लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, बिल्कुल ठीक है। ट्रेड पेबल आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, स्टाफ एडवांस आ गया, अदर एडवांस। कंपनी ने सर अदर एडवांस दे रखे। जनरली सर हम लोग पता क्या करते हैं, अगर एडवांस वर्ड लिखा होता ना तो हम ये मान के चलते कि सर हमने शॉर्ट टर्म एडवांस दे रखा होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। लूज टूल सर, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा होता तो लूज टूल को हम इन्वेंट्री में दिखाते सब अलग से सेपरेट आइटम, ठीक। जनरल रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। इसका मतलब सर क्वेश्चन ने क्या किया, आपको
P&L कैलकुलेट करके दे दिया, P&L स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गया। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर आपको क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे दिया तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ने दे दिया सर तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से राइट ऑफ कर देंगे। इट मीन्स क्या है सर कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने से पहले आपको क्वेश्चन ने P&L बना के दिया है। लोन फ्रॉम अदर पार्टी, सर अदर पार्टी से लोन है। जनरली सर देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में अगर सिक्योर्ड लोन लिखा है, अनसिक्योर्ड लोन लिखा है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर लिखा है, फ्रॉम डायरेक्टर, ठीक, तो हम उसको लॉन्ग टर्म मान के चलते हैं। अब लोन फ्रॉम अदर पार्टी है, अब इसे शॉर्ट टर्म माने या लॉन्ग टर्म माने। सर जैसे हमने यहाँ पे अदर एडवांस दे रखा ना, तो इस तरीके से हमने सर क्या कर रखा होगा, एक शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले रखा होगा, तो इसको हम अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, सर आप ट्रेड रिसीवेबल में से इसे माइनस करके दिखाएंगे। स्टोर आइटम, सर स्टोर आइटम आपका आएगा इन्वेंट्री के अंदर, सर ये इन्वेंट्री के अंदर आएगा। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर, ये एज ए सेपरेट आइटम आ जाएगी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी सर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी। सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ करना है, ये ना भी लिखते सर तब भी हम राइट ऑफ करते हैं, नोट डाल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए जी सर, आइए पहला स्टेप था हमने क्वेश्चन पढ़ा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। थर्ड स्टेप में सर अब हम लोग नोट आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सर, नोट नंबर 1 बनेगा आपका शेयर कैपिटल का, हमेशा बनाइए। नोट नंबर 2 बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, हमेशा बनाइए। अब नोट नंबर 3 किसका बनेगा, देखिए सर फॉर्मेट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा, नोट बन गया। रिजर्व एंड सरप्लस नोट बन गया। शेयर वारंट नहीं है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक ही दे रखी सर, सिक्योर्ड लोन, ठीक। जनरली सर स्टडी मेट क्या करता है, इसका नोट बना लेता है, लेकिन यहाँ पे उसने नोट नहीं बना रखा, ठीक। तो आप चाहो तो बना सकते हो, मैं स्टडी मेट के हिसाब से सर इसको फॉलो कर रहा हूँ। आई मीन टू से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरी नंबरिंग आगे पीछे ना हो जाए। अदरवाइज सर मैं आपको बताऊँ, आप इसका नोट बना के आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद सर करंट लायबिलिटी में अगर देखें, ट्रेड पेबल एक ही आइटम है, और आपका अदर करंट लायबिलिटी में सर एक आइटम आ जाएगी जिसका नोट बनाएंगे, क्योंकि जिसकी भी एडजस्टमेंट वगैरह दे रखे सर हम उसका नोट बना देंगे। अदर करंट लायबिलिटी डायरेक्ट भी लिख के दिखा सकते हैं, इसमें ऐसे नोट की कोई नीड नहीं है, ठीक जी सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का सर नोट जनरली स्टडी मेट बनाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बना रखा, ठीक है। सो बात की एक बात ये है कि नोट आप ज्यादा बना सकते हैं, आपने कम नहीं करने, ठीक। उसके बाद सर बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक ही आइटम है, चाहो तो नोट बना सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर एक ही आइटम है। उसके बाद सर अगर बात करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेंट्री सर एक से ज़्यादा आइटम है, नोट बनेगा। उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल सर नोट बनेगा, क्योंकि आपको सर उसके अंदर डाउटफुल एडजस्ट करके दिखाना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर एक ही आइटम दे रखी है, नो नीड ऑफ एनी नोट। और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज, इसका नोट बन जाएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, टर्म लोन, डायरेक्ट टिक करते हैं, सिक्योर्ड। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका एग्जाम में नोट बना के आए, ठीक है जी सर। ट्रेड पेबल डायरेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट पे। कैश एंड बैंक बैलेंस डायरेक्ट आ जाएगा। स्टाफ एडवांस, अदर एडवांस सर ये आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएंगे। नोट नंबर 7, ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात होगी थी आपका। एक दो आइटम और कौन सी थी, ट्रेड पेबल था ना, हाँ जी सर ट्रेड पेबल था। लो जी आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स सर डायरेक्ट दिखा रखा है इसमें, आप इसका नोट जरूर बना के आए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सर, लूज टूल्स इन्वेंट्री के अंदर, जनरल रिजर्व सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस के नोट के अंदर। इन्वेस्टमेंट सर डायरेक्ट बैलेंस शीट पे आ जाएगा। P&L सर आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। प्रॉफिट में पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, दे रखा है कहीं पे, और ये आपका फॉर द ईयर आ जाएगा, ठीक है। इसमें सर ट्रेड एक्सपेंसेस आप ये वाले घटा देंगे, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका नोट नंबर 6 में आएगा, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटा देंगे, और नेट अमाउंट सर 4820 आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये लूज टूल्स दिखा रखा है। स्टोर इन्वेंट्री में, अच्छा लोन फ्रॉम अदर पार्टी सर अदर करंट लायबिलिटी में। फिनिश गुड सर इन्वेंट्री में। प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल आएगा आपका इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे ना ये नहीं बता रखा क्वेश्चन ने कि कितना ऑथराइज्ड है कितना इशूड है, तो हम लिख देंगे ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल।
120,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 12 आपका 12 लाख आ गया ना, नहीं सर 1 करोड़ 20 लाख आ गया, 12 मिलियन आ गया मतलब, ठीक है 1 करोड़ 20 लाख आ गया। और सर 40 लाख से आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। चलिए ऑथराइज इशू सब्सक्राइब एंड होल्ड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में सर ये देखिए बाकी चीज़ें सर आप टिक कर लेंगे क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन दे रखा है और मैं बिल्कुल इस बात को सर स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा और आप भी फॉलो करेंगे। आपने सर डायग्राम जरूर बनाना क्वेश्चन से पहले ना, क्योंकि आप डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो सर अलग लेवल की क्लैरिटी आएगी और कोई गलती भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन, देखिए क्या लिखता है। Sneha Limited was incorporated on 1st July 22 to acquire a running business of Atul Sons with effect from 1st April 22, ठीक है। During the year 22-23, the total sale were 24 lakh, of which 4,80,000 were for the first 6 month। सर 24 लाख की सेल में से 480 जो सेल है आपकी वो पहले 6 मंथ की है, ठीक है। तो एक काम करते पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए 1 अप्रैल 22 को अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 1 जुलाई 22 को सर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। 31 मार्च 23 को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 मंथ 9 मंथ, टाइम रेशो 1:3। सेल क्वेश्चन ने बोला है कि 30 सितंबर तक ना जो सेल थी वो कितनी थी सर 24 लाख सेल पूरे साल की है, जिसमें से 480 सर आपकी फर्स्ट 6 मंथ की है। तो 480 सेल यहां की है, 1920 सेल यहां की है। अब इसके दो पार्ट कर लेंगे, 240 प्री में, 240 सर पोस्ट में। तो 240 सर आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल आ गई और पोस्ट की से कितनी आएगी 240 प्लस 19,20,000 सर 21,60,000। तो सर रेशो आएगी ना सेल रेशो 1:9, ठीक जी सर। द ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर वाज 3,90,800। तो 390,80 सर आपका प्री में आएगा जीपी और पोस्ट में आएगा सर 351,720। चलिए द एक्सपेंसिव चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L इंक्लूड द फॉलोइंग। डायरेक्टर फी पोस्ट में, बैड डेट सर बैड डेट बटेगा सेल रेशो में, एडवर्टीजमेंट सर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है तो टाइम रेशो 6,000 प्री में और 18,000 सर आपका आएगा पोस्ट में। आप साथ साथ टिक करते रहें। आगे सर सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस सर टाइम रेशो में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ सर पोस्ट में, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी सर गिवन बाय द कंपनी लिखा पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है जी सर। डिफरेंस देखिए सर आपका प्री एक्विजिशन में प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हुआ है कैपिटलिज्म में जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन सर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हुआ है सर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। चलिए मतलब रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखेंगे। सर ये क्वेश्चन आपका कंबाइंड क्वेश्चन है AS11 और AS16 का। AS11 ये कहता है अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है तो आप उसे क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे सर कंपनी एंटिटी क्या करती है पैरा 46 या 46A अप्लाई करते, ठीक जी सर। AS16 के अकॉर्डिंग सर बोरोइंग कॉस्ट अगर आप इनकर्ड करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट तो कैपिटलाइज करेंगे, अगर आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड करते हैं अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट तो आप उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है जी सर। एक प्यारी सी बात और AS16 ये कहता है अगर आपने फॉरेन से लोन लिया है तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरोइंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरोइंग कॉस्ट आप क्या करेंगे सर कैपिटलाइज कर देंगे। अगर उसके बाद भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस बचता है तो आप उसे क्या करेंगे सर, उसे फिर आप P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, मतलब AS11 में डील कर लेंगे।
सर और सिंपल बोलूं? हाँ जी सर, AS 16 ये कहता है अगर आपने फॉरेन से लोन लिया है तो फॉरेन लोन पे आपको लॉस कितना हुआ है उसको साइड में लिख लिया है। फिर क्या कीजिए, अगर आप लोकल लोन लेते हैं तो क्या लोकल बोरोइंग कॉस्ट होती है उसको निकालिए, उसमें से फॉरेन बोरोइंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ये जो डिफरेंस है इसका कंपैरिजन इस अमाउंट के साथ कीजिए, और जो भी दोनों में लोअर होगा उसे आप क्या करेंगे सर, उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर मान लो ये वाला अमाउंट लोअर था तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस बच गया, उसे आप पिनल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, मतलब AS 11 के अकॉर्डिंग डील कर देंगे। ठीक है, चलिए। ओमेगा लिमिटेड हैज बोरोड ए सम ऑफ USD 10 lakh at the beginning of financial year 22-23 for its residential project at 4%. ठीक है, interest is payable at the end of the financial year at the time of the availment of the loan, exchange rate was 56. ओके, जिस दिन लोन लिया सर उस दिन रेट क्या था, 56 था। मतलब अगर आप लोकल लोन लेते तो आपको कितना लोन मिलता, 10 लाख इंटू 56 सर 5 करोड़ 60 लाख का। ठीक है जी सर, एंड द रेट एज ऑन 31 मार्च 23 62। ठीक है, क्लोजिंग रेट सर आपका 62 हो गया, तो 60 लाख का सर आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया, कितने का, 60 लाख का। आगे देखिए, इफ ओमेगा लिमिटेड हैज बोरोड द लोन इन द इंडिया इन इंडियन रुपीज, तो सर जो लोन के ऊपर रेट होता है वो 10.5% होता है। मतलब अगर इंडिया से लोन लेती है कंपनी तो 10.5% के हिसाब से क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक जी सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस फॉर द ईयर एंडिंग एज पर द एप्लीकेबल AS। ठीक है, आइए पहले बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सर देखिए, 10 लाख USD का लोन लिया आपने तो 4% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो $40,000 आपने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, 62 है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, $40,000 परचेज करके, $40,000 परचेज करके सर पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब हम $40,000 परचेज करेंगे तो 62 के हिसाब से सर हमें डॉलर मिल रहे होंगे। $24,80,000। चलें जी सर, फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितने से सर, आपका 60 लाख से। अगर आप लोकल लोन लेते तो आपको सर लोन कितना मिलता सर, 5 करोड़ 60 लाख का। ठीक है, और इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता आपको 10.5% के हिसाब से पे करना पड़ता, दैट इज सर आपका 58,80,000। सर आपको 58,80,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। आपने फॉरेन से लोन लिया है तो 24,80,000 का आपको क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो 34 लाख की सर आपको बचत होगी एक तरीके से। ठीक है, लेकिन सर 60 लाख का लॉस भी तो हो गया। अब इन दोनों में जो कम होगा, लोअर होगा, उसे हम क्या करेंगे सर, उसे एज पर AS 16 कैपिटलाइज कर देंगे, दैट इज 34 लाख। तो 58,80,000 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, और इसका डिफरेंस 26 लाख सर आप क्या करेंगे, एज पर AS 11 P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक जी सर, पढ़िए क्वेश्चन 6 का बी। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट जो है ये आपका है फाइनल अकाउंट के चैप्टर से ही। अगर कंपनी के पास सर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो जो मैनेजर रेम्युनरेशन की लिमिट कैलकुलेट होती है ना सर, वो इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट होती है। ठीक है जी सर, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इन नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज ऑब्टेन्ड। प्लीज ध्यान देना, इफेक्टिव कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, पेड अप कैपिटल जिसमें आपका इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरिया। ठीक, अगर कोई एडवांस पैसा है वो नहीं आता, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो नहीं आता। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आता है, फ्री रिजर्व का अमाउंट आता है। ठीक है जी सर, सर रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे नहीं आता, कैपिटल रिजर्व आता है अगर वो रिलाइज इन कैश। सर लॉन्ग टर्म डेट आता है, पब्लिक डिपॉजिट अगर मोर देन 1 ईयर है वो भी आ जाएगा। सर आप क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट से, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस आपके, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपने राइट ऑफ नहीं किए, और साथ में सर इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करते। ठीक जी सर, पढ़िए जल्दी से।
द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज ऑब्टेन्ड। सर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में आपका इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस इक्विटी दोनों आ जाएगी। कैपिटल रिजर्व में सर आपका 45,000 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 15% डिवेंचर आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर है, ये आ जाएगी सर। इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे क्योंकि कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। इफेक्टिव कैपिटल ये देखिए 45,000। चलिए सर पेपर कुछ बड़ा दे दिया, 5 पार्ट भी दे दिए क्वेश्चन 6 के, और बी में एक अल्टरनेटिव भी दे दिया, ठीक। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ हेलो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड शेयर फुली पेड अप, ठीक है। तो आपका 3 लाख का बोनस शेयर आपने दे दिया। कंपनी डिसाइड टू दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व, वो तो हम वैसे भी करते सर। तो सबसे पहले किसे यूज करेंगे सर, CRR। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने से, 80,000 से। अभी 80,000 बैलेंस और चाहिए, तो 80,000 सर हम लोग कहाँ से यूज कर लेंगे, जनरल रिजर्व से, ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे, CRR अकाउंट डेबिट 140 से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80,000 से, ब्रैकेट में लिख लेंगे एज्यूम रियलाइज्ड इन कैश, ठीक। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 से टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी सर, 3 लाख से। चलिए क्वेश्चन 6 का सी पार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3 ऑफ मेसर्स SCL फॉर द ईयर एंडर, मशीनरी एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू। सर नहीं आएगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपने कैश फ्लो निकालना है, ठीक है जी सर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई कैश का फ्लो है ही नहीं। क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी अर्थक्वेक, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से आ जाएगा, आएगा किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, इनफ्लो। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट, सर अगर आपने एसोसिएट को लोन दिया है तो सर आपके लिए क्या बन जाएगा सर, ये आउटफ्लो बन जाएगा। चले जी सर। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, सर इनफ्लो बन जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, सर इनफ्लो बन जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, अगर हमने डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ नहीं आएगा। टर्म लोन रिपेड, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ग्रोस बेस पे हम लोग दिखाएंगे पहले इसको, फिर TDS इसमें से डिडक्ट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो 73,800 प्लस 8,200 82,000 और फिर माइनस में सर 8,200 दिखा देंगे, ठीक। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड सर 90,000 है, लॉस हुआ 9600 का, तो 80,400 सर क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, चले जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, और मैं हमेशा स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ, फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन ऑफ AS इंडेस जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन 2 चैप्टर में से ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा आसान चैप्टर हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच एन एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट और द स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिए सर, स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट में जो एलिमेंट आता ना, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, असेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, उसके 4 बेस होते हैं मेजरमेंट के ना सर। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होता है आपका करंट कॉस्ट, एक होता है रिलायजेबल वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एक बार रीड कर लेंगे खुद से थ्योरी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मिलके पढ़ते हैं। मैसर्स के एंटरप्राइज परचेज्ड ए जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम मैसर्स एस लिमिटेड ऑन 1 July 23, ठीक है। हायर परचेज प्राइस आपका 48,000 से, जो पेमेंटें करनी से डाउन पेमेंट 12,000 की है, और बैलेंस इज पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ईच पेबल एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल सर आपका 8% पर एनम है, और वो आपके एनुअल पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन सर आपका 10% पर एनम है SLM के बेस पे। आपने सर कैश प्राइस कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करना हर इंस्टॉलमेंट में। देखिए सर, कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 12,000 आपका P3 जी सर, डिवाइड बाय 1.08, 5 टाइम 1।
अच्छा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव नंबर 1, इन दोनों का डिफरेंस 889 और अल्टरनेटिव नंबर 2 सर, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक जी सर, मैं आपको क्रॉस टैली करा दूंगा सारे इंटरेस्ट में। देखिए 12,000 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 0.0889। ठीक, सेकंड देखिए सर, P2 प्लस P3 12,000 प्लस 4 टाइम 1 5 टाइम 1 1.08। सर 21,399 ये सर प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया इस 12,000 में सर। इसके ऊपर और जो सेकंड वाला आपका प्रिंसिपल, दोनों का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो 12,000 प्लस 5 टाइम 1 माइनस 21399, इंटरेस्ट आ गया 1712। अल्टरनेटिव सर, इसको इससे डिवाइड किया, हाँ जी सर, मल्टीप्लाई कर दो 0.08 से 1712। P1 प्लस P2 प्लस P3 12,000 प्लस आपका 21399। सर 30925 2474। ठीक, प्लस 12,000 आ जाएगा सर इसके अंदर डाउन पेमेंट 42925। आइए ये देखिए इंटरेस्ट। और इसी के साथ MTP2 समाप्त होती है। बेटा मैंने आप लोगों के लिए इस बार स्टडी मटेरियल बैच, RTP MTP सारी चीजें शेयर कर दी हैं। अब बारी आपकी है, अच्छे से परफॉर्म करके आना है। और ये जो बचा हुआ टाइम है ना सर, ये गोल्डन टाइम है, इसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना आपने ना। एक बात और, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।